कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, भाग 6। आज अदालत कक्ष में भीड़ ज्यादा थी। हर किसी के दिल में उत्सुकता जागृत थी। सभी शंकरलाल की धर्मपत्नी सावित्री और टाइपिस्ट सुरेंद्र की गवाही सुनने को बेचैन थे। कक्ष में सावित्री और सुरेंद्र उपस्थित थे। जरूरत थी बस जज साहब की। वो अभी तक अपने चैम्बर में नहीं आए थे। घड़ी की रफ्तार के साथ साथ सभी के दिल आतुर होते जा रहे थे। जज साहब की सीट के पीछे सफेद पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वो मूर्ति न्याय की देवी थी। न्याय की देवी के हाथ में एक साइड तराजू थमा हुआ था। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, जिसका तात्पर्य था कानून सबको एक ही नजर से देखता है और एक ही न्याय करता है। टन 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 वॉल क्लॉक के घंटे ने 10 बार संकेत दिया। जैसे ही आखिरी संकेत समाप्त हुआ, चैम्बर से जज साहब निकले। कक्ष में बैठे उपस्थित लोग जज साहब को ऑनर करने के लिए उठ खड़े हुए और जैसे ही जज साहब ने सीट ग्रहण की, सभी बैठ गए। जज साहब ने आंखों पर चश्मा दुरुस्त किया और कक्ष को निहारने के बाद बोले, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड किशन का वकील रामदयाल उठ खड़ा हुआ और बोला, जैसे कि मिस राधा ने अपने वकील साहब शंकरलाल पर यह आरोप लगाया था कि इसने मिस्टर किशन के खिलाफ कुछ सबूत अपने वकील को दिए थे। मिस राधा के साक्ष्य के लिए वकील साहब की धर्मपत्नी और टाइपिस्ट सुरेंद्र को बुलाया था। दोनों ही गवाह अदालत में मौजूद है। मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि दोनों गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिस्टर सुरेंद्र, जज साहब बोले, तुम विटनेस बॉक्स में आओ और गवाही दो। सुरेंद्र शंकरलाल के बराबर में ही बैठा हुआ था। शंकरलाल ने उठने से पहले सुरेंद्र के हाथ को दबाया। सुरेंद्र धड़कते दिल के साथ उठ खड़ा हुआ और फिर किशन के सामने वाली विटनेस बॉक्स में जाकर खड़ा हुआ। उसने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की सौगंध खाई। गीता पर रखा हुआ हाथ भी कपकपा रहा था और उसका स्वर भी। पहली पंक्ति की कोने वाली सीट पर बैठी हुई राधा उसे विचित्र वो अधिकारपूर्ण भाव से देख रही थी। मिस्टर सुरेंद्र, रामदयाल सुरेंद्र के नजदीक जाकर और हत्थे पर हाथ रखकर बोला, वैसे तो तुम जान ही चुके होंगे कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, फिर भी मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। मिस राधा वकील शंकरलाल की क्लाइंट है। इसने अपने ही वकील पर यह इल्जाम लगाया है कि इसे वकील साहब को सबूत के तौर पर लहू से सनी चादर, आत्मकथा वाली किताब और एक अधूरा लेटर और एक ओम नाम का लॉकेट दिया था, जो कि मिस राधा के अनुसार मिस्टर किशन के थे। इसका कहना है कि वो सबूत तुम्हारी ही मौजूदगी में वकील साहब को दिए गए थे। अब तुमको ये बताना है कि क्या इसने वास्तव में तुम्हारे सामने कथित सबूत दिए थे या नहीं। अदालत में मौजूद सभी की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। इसका कारण था शंकर दयाल, जो कि शहर के सबसे बड़े वकील थे और सुरेंद्र की गवाही उनके बारे में ही थी। सुरेंद्र की गवाही शंकरलाल के रुतबे को कायम करने वाली थी और विपक्षीय गवाही बहुत बड़ी बदनामी का धब्बा देने वाली थी। ठक ठक, ऑर्डर ऑर्डर। कक्ष में उठता हुआ शोर जज साहब के ऑर्डर पर एकदम से शांत हो गया। मिलॉर्ड, सुरेंद्र बोला, मैंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की सौगंध खाई है। यूं तो मैं वकील साहब का मातहत हूँ, लेकिन अदालत में मैं सिर्फ गवाह हूँ। मैं यही बात ही बयान करूंगा। मिस राधा ने लहू से सनी चादर, डायरी, लेटर और लॉकेट वकील साहब को नहीं दिए थे। ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मिस राधा ने मेरे सामने ही अपनी कहानी सुनाई थी और वो सभी सबूत दिए थे। जब मिस राधा बंगले से बाहर निकली थी तो सबूत वाली पोटलीन के हाथ में नहीं थी। झूठ बोलता है तू, हरामजादे। शंकरलाल खड़े होकर चीख पड़े, तूने झूठी गवाही दी है। जज साहब
राधा सुरेंद्र के निकलते ही विटनेस बॉक्स में जा खड़ी हुई। सुरेंद्र जी मेरे मित्र या रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने ये सही बयान दिया है। वकील बेवजह से ही सुरेंद्र जी को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर शंकरलाल, तुमको कोई हक नहीं पहुंचता है कि तुम किसी गवाह को कुछ कहो या प्रेस करो। शंकरलाल खून का घूंट पीकर बैठ गए। किशन के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। किशन का वकील रामदयाल भी सिर पिटाकर अगल बगल झांकने लगा। मिस्टर शंकरलाल, गवाही के लिए विटनेस बॉक्स में आइए, जज साहब ने आदेश दिया। सावित्री अपनी सीट से उठी और विटनेस बॉक्स में जा खड़ी हुई। उसे जाने से पहले ही राधा वहां से हटकर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। शंकरलाल के चेहरे पर सामान्य भाव थे। उनकी पत्नी को उनके पक्ष में ही बयान देना था, जिससे सुरेंद्र का बयान धूमिल सा हो जाता। अर्दली ने पवित्र गीता सावित्री के समक्ष करते हुए कहा, गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाइए, आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। सावित्री के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था। उसके समक्ष थी पवित्र गीता और सामने पति। एक तरफ धार्मिक निष्ठा थी और दूसरी तरफ पत्नी का धर्म। मन में इन्हीं निष्ठाओं के बीच युद्ध जारी था। मिसेस शंकरलाल, जज साहब की आवाज पर सावित्री चौंकी। उसने अपने पति शंकरलाल को निहास और उसने कपकपाते हुए गीता पर हाथ रखकर कहा, सच बोलूंगी, सच के अलावा और कुछ भी नहीं बोलूंगी। जज साहब, राधा उठ खड़ी हुई, क्योंकि अब ये मामला मेरे और वकील के बीच में है। ऐसे में मेरा वकील मेरी तरफ से जिरह नहीं कर सकता, अतः मुझे इस बात की अनुमति दी जाए कि मैं अपनी जिरह स्वयं कर सकूं। मिस राधा, अगर तुम चाहो तो कोई दूसरा वकील कर सकती हो। नहीं जज साहब, अब माँ जी के बयान को ही जरूरत भर रह गई है। माँ जी के बयान से ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि किशन ने मेरे साथ दोनों अपराध किया है या नहीं। इजाजत है। थैंक्स मिलॉर्ड, कहकर राधा ने सावित्री से कहा, आपने गीता की सौगंध खाकर सच बोलने को कहा है, लेकिन क्योंकि मैं नारी हूं इसलिए दूसरी नारी की मनोयथा को अच्छी तरह से समझती हूँ। नारी के लिए उसका सुहाग ही सबसे बड़ा होता है। वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए कोई भी झूठी सौगंध खा सकती है। मैंने आपको आपके सामने ही लहू से सनी चादर, लाल डायरी, लेटर और एक लसित गठरी से खोलकर दिखाए थे, या नहीं? राधा की चालाकी कारगर सिद्ध हुई। सावित्री जैसी पुराने ख्यालात वाली औरत सुहाग की सौगंध नामक मंत्र से कैद हो उस स्वयं को गीता की झूठी सौगंध खाने हेतु तैयार कर चुकी थी, लेकिन सुहाग की सौगंध तोड़ना उसकी कल्पनाओं से बाहर था। हाँ, इसे वो सबूत मेरे सामने ही खोलकर दिखाए थे। सावित्री के कथन से अदालत में कोलाहल मच गया। शंकरलाल का चेहरा पीला पड़ गया। किशन और उसके वकील की हालत भी ऐसी हो गई थी। मिस्टर शंकरलाल, अदालत तुमको मिस राधा के दिए हुए सबूतों को पेश करने का आदेश देती है। मिलॉर्ड, मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है। सावित्री के बाहर आते ही राधा विटनेस बॉक्स में खड़ी हो गई। वो चीखी, तुम झूठ बोल रहे हो शंकरलाल, लेकिन अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी धर्म पत्नी और टाइपिस्ट ने बयान दिया है। अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। फिर वो जज साहब से बोली, जज साहब, ये बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि किशन ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। उसने स्वयं को कानून के पंजे से छुड़ाने के लिए किसी तरह दिल्ली आने जाने के टिकट और होटल के बिल प्राप्त किए। मेडिकल रिपोर्ट जुटलाने के लिए से झूठी ही कहा मैंने होटल में किसी अन्य लड़की के साथ रात गुजारी थी। हकीकत में इससे किसी अन्य को नहीं, वरन अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी। यदि अदालत वकील शंकरलाल से वो लहू से सनी चादर प्राप्त कर ले तो मेडिकल रिपोर्ट पर यह पुष्टि कर देगी कि मेरे साथ उस दिन जबरदस्ती के साथ मार पिटाई करने की कोशिश की गई थी और बदले में बचाव में मैंने पलटवार किया था। मिस राधा, रामदयाल जो कि किशन का वकील था उठकर बोला, तुमने अभी मेरे क्लाइंट की मेडिकल रिपोर्ट पर टिप्पणी की। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में भी तो ये लिखा था कि तुम में धुत थी। क्या तुम बता सकती हो कि वो क्या था? जज साहब, राधा विटनेस बॉक्स के हत्थे पर घूसा मारकर बोली,
जब किशन शहर के सबसे बड़े वकील को पैसे के बल पर खरीद सकता है तो एक मामूली से डॉक्टर को क्यों नहीं खरीद सकता? और एक बिका हुआ डॉक्टर कुछ भी रिपोर्ट दे सकता है। इस वक्त किशन या किशन के वकील की कोई भी दलील मानी नहीं होगी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि वकील शंकर लाल किशन के खिलाफ सबूत जो मैंने इन्हें दिए थे वो गायब कर चुके हैं। और ऐसा इन्होंने स्वयं ने तो नहीं किया होगा, किशन के कहने पर ही किया होगा। इसी से साबित हो जाता है कि किशन ड्रीम है। मैं अदालत से इंसाफ की मांग करती हूँ। किशन और शंकर लाल के साथ सख्ती बरती जाए, मुझे इंसाफ और अपराधी को सजा दी जाए। मिलॉर्ड, किशन का वकील रामदयाल बोला, मेरा क्लाइंट निर्दोष है। मिस्टर किशन ने मिस राधा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, ना ही उन्हें किडनैप करने की कोशिश की। जब ये 26 जनवरी को शहर में थे ही नहीं तो ये सब कैसे करते? मिस्टर किशन ने दिल्ली जाने के सबूत पेश किए हैं। होटल के बिल में 26 जनवरी की डेट है। मिस्टर सुरेंद्र और मिस्टर शंकर लाल की गवाही ये बात तो दर्शाती है कि मिसेस राधा ने अपने वकील को लहू से सनी चादर, डायरी, लेटर और लॉकेट दिए थे, लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ कि वो सामान मिस्टर किशन के ही थे। और ये भी साबित नहीं हुआ कि मिस्टर किशन वकील शंकर लाल से मिले हुए हैं और इन्होंने ही सबूत गायब करवाए हैं। मिस्टर किशन बेगुनाह है, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब, राधा बोली, मैं डॉक्टर की पेश की हुई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूँ। कोर्ट में मुझे नशे का आदी बताया गया है, जबकि मैं तो कोई नशा करती ही नहीं हूँ और आज तक मैंने कोई नशे की दवाई या नशे की किसी भी नशीली पदार्थ को हाथ तक नहीं लगाया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मेडिकल जांच दोबारा करवाई जाए। दावे के साथ मेरी बात का समर्थन मेडिकल रिपोर्ट भी करेगी। इस बार भी मेडिकल रिपोर्ट पहली बार रिपोर्ट को झुटला देगी। मिस्टर किशन, जज साहब विटनेस बॉक्स में खड़े किशन से बोले, अब तक के मुकदमे से जो रिजल्ट निकला है उसमें तुम बहुत बड़े संदेह के घेरे में आते हो। कोई भी लड़की किसी तरह तुम पर किडनैपिंग और जबरदस्ती का झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। कोई भी लड़की स्वयं को इतना बड़ा शिकार का दोषी नहीं बता सकती और स्वयं को भरी अदालत में जलील करना नहीं चाहेगी और ना ही बदनामी के गड्ढे में गिरेगी। ये बात साबित हो जाती है कि मिसेस राधा ने अपने वकील शंकर लाल को तुम्हारे बेडशीट के अलावा लाल डायरी, अधूरा लेटर और लॉकेट दिए थे। डायरी, लेटर और लॉकेट तो संदेह के दायरे में आते ही हैं, लेकिन बेडशीट नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर मोहन ने जब तुम्हारे घर की तलाशी ली थी तो बेड पर शीट नहीं थी। तुम्हारा ये कह देना कि मैंने वो चादर एक फकीर को दी थी सही नहीं लगता। अगर तुम्हें वो बेडशीट किसी फकीर को ही देनी थी तो पहले मार्केट से नई बेडशीट लाकर बेड पर बिछाते। ये बात कली से नहीं उतरी कि तुमने दूसरी बेडशीट ना होते हुए बेडशीट से शीट उतारकर किसी फकीर को दे डाली। इंस्पेक्टर मोहन के अनुसार तुम्हारे घर में दूसरी कोई बेडशीट नहीं थी। अब अदालत के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि दोबारा से जांच करवाई जाए। अगर जांच के बाद तुम मुजरिम साबित हुए तो तुम्हारा अपराध संगीन हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपना अपराध छिपाकर कानून को धोखा देने की कोशिश की और अदालत का कीमती वक्त भी बर्बाद किया। ऐसे में अदालत तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आएगी। अगर तुम अपराध कबूलते हो तो तुम्हारे साथ रियायत बरती जाएगी। यदि तुम अब भी स्वयं को बेगुनाह ही कहते हो तो फिर अदालत इस केस को नए सिरे से छानबीन का आदेश देती है। जज साहब के इतना बोलते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। सांस लेने की आवाज भी घोड़ों की हिन्हान जैसी प्रतीत हो रही थी, जैसे सबको साफ सूंघ गया हो। शंकरलाल की तबीयत तो पहले से ही खराब हो चुकी थी। उनकी हिस्ट्री के गोल्डन पेज ब्लैक हो चुके थे। उनकी पत्नी सावित्री की मनोदशा बेकार थी। वो अपने सुहाग को बचा नहीं पाई थी। एक कोने बैठे सुरेंद्र के चेहरे पर फिक्र और अफसोस के कीटाणु नृत्य कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसंतोष की लहरें ठहाके मार रही थी। उसने विटनेस बॉक्स में खड़े होकर सच्चा बयान दिया। उसे गम था तो इस बात का कि वो अपने मालिक के नमक का हक अदा नहीं कर सका। जज साहब की कमेंट्री पर किशन के चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें झिलमिला उठी। गले की सारी तरावट जैसे बंजर खेत में बदल गई हो। उसके होठों पर मक्कारी की सलवटें
लुप्त होकर भय के नन्हे नन्हे कीड़ों में परिवर्तित हो गई। मिस्टर किशन रामदयाल उसे घबराते हुए देख फुसफुसाया, कह दो मैं निर्दोष हूं, नर्वस मत हो। यूं तो तुम शक को पक्का कर रहे हो मिस्टर किशन। मिलॉर्ड, किशन दोनों हाथ जोड़कर रुआसे चेहरे के साथ बोला, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं मिस्टर किशन। रामदयाल ने सरगोशी की, हाँ, मैंने राधा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। किशन कहता जा रहा था, 26 जनवरी की रात मैं दिल्ली नहीं गया था। मैंने 26 जनवरी को दिल्ली जाने के लिए टिकट जरूर खरीदा था, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गया। मैंने वो टिकट अपने पास रख लिए। 27 जनवरी की सुबह राधा के मुझे मारकर भाग जाने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंच गया। वो टाइम दिल्ली से आने वाली ट्रेन का था। प्रत्येक पैसेंजर गेट के पास के बाहर नहीं निकलते। स्टेशन के सामने ही नई मंडी है। नई मंडी के पैसेंजर स्टेशन पार करके नई मंडी पहुंच जाते हैं, उनके टिकट बच जाते हैं। मैंने दिल्ली से आने वाली एक नई मंडी के पैसेंजर से ही टिकट बरामद किया। अब मेरे पास दिल्ली जाने और आने के टिकट थे। होटल की त्रिवेणी के बिल मेरे पास पहले से ही थे। मैंने एक रिमूवर से बिल का अंक की डेट को मिटा डाला और उस पर 26 जनवरी लिख दी। बस एक ही सांस में इतनी बात कह गया। कक्ष में सन्नाटे की लहर दौड़ गई और कोलाहल मचने लगा। रामदयाल लुटे पुटे भाव से सर के बाल नोच रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब के कहने के साथ साथ लकड़ी के हथौड़े को टेबल की टॉप पर ठोका। जब कोलाहल शांत हो गया तो बोले, किशन, तुम डिटेल्स में अपने अपराध को बयान करो।